इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो बेटा जो हर जगह पर आपको मिलना ही मिलना है। आप इसे ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हो, इसे लीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अभी तक आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में खूब पढ़े हुए हो, 9th में पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली नहीं पढ़ा तो इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ा सभी ने इनके बारे में, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको मिलता है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो बस डायमेंशंस के बारे में हमें जानना है। एक्चुअली डायमेंशन होती क्या है ये चीज जानिए। डायमेंशन बेटा एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है जिससे हम यूनिट्स को ना मेजर करके क्या करते हैं, क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। समझिए इस चीज को। बेटा हमारे पास चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम ये पढ़ रहे हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। मेजरमेंट क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मेजरमेंट एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड्स को मर्ज कर देते हो। जैसे आप गए तो कहा कितनी बॉल्स चाहिए, कहा 5 बॉल्स चाहिए, तो बॉल का मतलब 1 बॉल और 5 का मतलब ऐसी ही 5 हमें और चाहिए। हमने कहा गया 5 लीटर, व्हाट इज मीन ऑफ इट, 5 लीटर का मतलब 5 टाइम्स ऑफ 1 लीटर। तो प्रैक्टिकली आप समझिए कि 5 टाइम्स ऑफ 1 लीटर का मतलब क्या हुआ। 5 टाइम्स ऑफ 1 लीटर का मतलब 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर, ठीक है ना। या फिर डायरेक्टली आप बोलिए तो 5 टाइम्स ऑफ 1 लीटर इज नोन एज 5 लीटर। 5 टाइम्स ऑफ 1 लीटर को ही हम क्या बोलते हैं, 5 लीटर के इक्विवेलेंटली हम प्लेस करते हैं। तो देखो बेटा हमने बताया था मेजरमेंट को हम लिखते हैं m इक्वल्स टू मेजरमेंट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। बेटा ये मेजरमेंट का फार्मूला होता है, मेजरमेंट का फार्मूला होता है m इक्वल्स टू n इनटू u, ठीक है। यानी तो मेजरमेंट क्या है, देखो बेटा मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बताई थी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी भी सब्सटेंस का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है कि वो कितनी क्वांटिटी में लिया गया है, उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, मेजरमेंट। उसी को बोलते हैं क्या, मेजरमेंट, ठीक है ना। अब देखो मेजरमेंट दो चीजों को कंटेन करता है, एक होता है यूनिट और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ये है द मैथमेटिकल वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स any quantity is taken with respect to its base value। base value का मतलब हमने कहा 10 किलोग्राम, तो 10 जो है वो मैग्नीट्यूड है जो ये बता रहा है कि 1 किलोग्राम से 10 टाइम्स 1 प्लस 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 1, काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसको डायरेक्टली बोल देना बेटर है 10 इंटू 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम इट मींस 10 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम। तो मैग्नीट्यूड जो होता है मैथमेटिकल मल्टीपल ऑफ यूनिट, समझिएगा बेटा, सिंपल लैंग्वेज में मल्टीपल ऑफ यूनिट, समझिए। मैथमेटिकल मल्टीपल का मतलब मैग्नीट्यूड वो वैल्यू है जो ये बताती है कि कितने मल्टीपल्स में वो यूनिट का है, जैसे हमने कहा। और यूनिट क्या होती है, बेस क्वांटिटी। किसी सब्सटेंस की बेस क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट, किसी सब्सटेंस की बेस क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट। बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना। अब हमने बताया था इसी में कि हमारे पास 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में डिस्कस किया था इट इज, हाँ जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो ऑब्वियसली कल, हालांकि कल की क्लासेस को मैं रैपिडली एक बार पिक कर रहा हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग सेक्शन में बेटा वो सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो एक बार आप सभी लोग उसे देख लेंगे तो काफी बेटर होगा आप लोगों के लिए वो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा 3 चीजों के बारे में हमने देखा, फिर इसके बाद हमें बताया गया हमारे पास आते हैं
7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन से? पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है बेटा, ये आप ही बताएंगे क्योंकि मुझे तो आता नहीं। ठीक है ना? तो चलिए हम आपकी तरफ रुख करते हैं, छोड़ करके भगिएगा नहीं, नहीं तो जब क्वेश्चन की बात आती है तो नंबर सडन डिक्रीज हो जाते हैं बच्चों के। मतलब 14 है तो मानकर चलिए 5-6 ही बचते हैं, तो भगिएगा नहीं, नहीं आएगा कोई बात नहीं। ठीक है बेटा? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम स्टार्ट करते हैं किससे? वैभव भैया आपसे स्टार्ट करेंगे हैं। हाँ बताइए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ है, मास, टाइम, हाँ करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट बेटा, अभी इसको बताते हैं करंट क्यों नहीं बोल सकते हम। हाँ हाँ, बीच में छोड़ रहा है बेटा अभी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ टेम्परेचर, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, कोई और बताएंगे बेटा? एनीवन एल्स? प्रेरणा आप ट्राई करेंगी, बताइए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। प्रवीण आए हैं कि नहीं है बेटा अभी? आज की क्लास में शायद प्रवीण नहीं है ना। चलिए देखो बेटा है क्या, है वेरी गुड बेटा, ठीक। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में फर्स्ट क्वांटिटी है बेटा लेंथ की। अब लेंथ देखो बेटा, यूनिट तो बड़ा सिंपल सा है, यूनिट क्या होती है इसकी? 7 क्वांटिटीज क्यों रखी गई? क्वांटिटीज तो बहुत ढेर सारी होती हैं। एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, फोर्स होता है, वर्क डन होता है, टॉर्क होता है, लेकिन ये 7 ही क्यों रखी गई? बेटा ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको पूरे के पूरे यूनिवर्स में आप कभी भी कहीं भी कैसे भी यूटिलाइज करोगे तो इनसे नई क्वांटिटीज को बना सकते हो। मतलब इन 7 के अलावा और कोई क्वांटिटी चाहिए ही नहीं होती है न्यू क्वांटिटीज के फॉर्मेशन के लिए। तो बेटा ये इसलिए बनाई गई क्योंकि इन्हीं का यूज किया जाए ऑल ओवर यूनिवर्स में। ठीक है ना? ऑल ओवर यूनिवर्स में कैसे? वर्ल्ड में। बेटा अब हम लोग जो है वो एवेंजर देख चुके हैं ना, तो पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं हम लोग, अर्थ से बाहर निकल चुके हैं। चलिए ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा हाँ करंट नहीं बोल सकते। करंट क्यों? क्योंकि बेटा करंट कई तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज के रीजन से करंट। और करंट कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है थर्मल करंट, एक होता है बेटा वाटर करंट, एक होता है एयर करंट, एक होता है रेडिएटिंग करंट। बहुत से करंट है बेटा, वेव करंट है। ठीक है ना? तो बेटा करंट का मतलब सिर्फ होता है धारा। किसकी हो सकती है? वाटर की करंट हो सकती है, एयर की करंट हो सकती है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कंपलसरी बोलेंगे। अब देखो यूनिट क्या है? यूनिट है बेटा लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनकी 7 यूनिट्स भी होंगी। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। अब देखो बेटा ये इतनी चीजें तो आप जानते हो, ये दोनों आपके लिए नहीं है तो दोनों को जान लो। आईसीएसई वाले बच्चे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जानते होंगे क्योंकि वो मोल पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पहले जानो। सबसे पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझना है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ऐसे समझो कि एक स्टूडेंट आपके पास है या आप खुद हो। ठीक है ना? आप किसी को अगर पढ़ाने जा रहे हो, किसी को प्रॉपर्ली नॉलेज किसी टॉपिक से रिलेटेड देने जा रहे हो, तो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है ना? तो वैसे ही किसी बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो एनर्जी को रेडिएट करना चाह रहा है तो सबसे पहले सारी एनर्जीज को खुद में फुलफिल करना होता है। कैसे? समझो, उसने रेड कलर की एनर्जी थी, सामने वाले ने कहा भैया येलो 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 येलो। अब येलो कहां से लेकर के आओगे जब आपके पास है ही नहीं? तो आप फिजिक्स की क्लास लेने के लिए जा रहे हो, आपने एक चैप्टर प्रिपेयर किया, बच्चे ने क्लास की लास्ट में आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पिक कर लिया किसी दूसरे चैप्टर से,
तो आप क्या बोलोगे, ठीक है ना। तो बस वही चीज ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब समझिए, किसी बॉडी के थ्रू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन होता है बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ पा रहे हैं? when any body radiates its energy when it attains maximum flux, flux का मतलब दो तरीके के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, लाइट फ्लक्स होता है, हीट फ्लक्स होता है। फ्लक्स का मतलब होता है लाइंस बेटा, वर्चुअल लाइंस, उसको छोड़ो फिलहाल। मैक्सिमम एनर्जी को गेन करने के बाद जब कोई बॉडी एनर्जी को रिलीज करती है, अब समझो, जब आपने आयरन को हीट करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हीट दिया, क्या वो तुरंत बिल्कुल तेजी से जो है चारों तरफ से हीट निकालने लगा? नहीं, पहले वो खुद रेड हॉट हो जाता है, आफ्टर दैट वो रिलीज करता है क्या? एनर्जी को। क्या रिलीज करता है बेटा? एनर्जी को, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा, रेड हॉट होने के बाद वो बेटा खुद से एनर्जी तेजी से निकालेगा ना। पहले जितनी ज्यादा एनर्जी ले लेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो आसानी से निकालेगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सा फंडामेंटल आपके पास है कि यही होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसी सब्सटेंस की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है the amount of energy radiated per unit time after containing maximum energy, maximum energy contain करने के बाद जो यूनिट टाइम में वो एनर्जी रिलीज करेगा, जो यूनिट टाइम में एनर्जी रिलीज करेगा, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैक्सिमम रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है बेटा किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, मोल एक यूनिट होती है बेटा, उसके थ्रू कंटेन किए गए पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? सेल। इसका फिजिक्स से ज्यादा 11th क्लास में केमिस्ट्री में वर्क होगा। हमारे फिजिक्स में बेटा ये 12th में आता है और पूरी की पूरी एक यूनिट बनकर के छा जाता है, पूरी की पूरी एक यूनिट बनता है। एटम एंड न्यूक्लिया ये चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये दो चैप्टर होंगे जो आईसीएसई में ओवरऑल 11 मार्क्स और सीबीएसई में ओवरऑल 7 5 12 12 मार्क्स, 11 मार्क्स आईसीएसई में और 12 मार्क्स सीबीएसई में कंटेन करता है, ठीक है ना। रेडिएशन जो है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो सकता है ना, तो वो फिलहाल 11th में आएगा, 12th में आएगा, ये हो गया। अब देखो इसी में आती है बेटा डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट में ही कल हमने इस चैप्टर को एक नाम और दिया था। इस चैप्टर को क्या नाम दूं? तो कुंडली भाग और कुमकुम भाग तो देना नहीं है बेटा, तो हम यहाँ पर इसको देंगे डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? डायमेंशनल का मतलब अभी तक देखो इस लेंथ की कितनी यूनिट्स, कल की क्लास में मैंने बताया था ना, चलो मैं एक बार फिर से, ठीक है, मैंने बताया था कि इस क्लास में लेंथ की जो यूनिट्स होंगी, लेंथ की यूनिट होती है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। फिर उसके बाद क्या बताया था? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, एंगस्ट्रॉम। ये सब कितने थे? छोटे थे। बड़े वाले में क्या था बेटा आपके पास लेंथ में? बड़े वाले में आपके पास चीजें थी, बड़े वाले में आपको दिया गया था, हाँ, बड़े वाले में लेंथ में आपको दिया गया था किलो के बाद गीगा, गीगा के बाद नहीं, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद ऐसे ही आपको टेरा दिया गया था ना, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई थी और फिर उसके बाद बेटा हम लोग और आगे गए थे। क्या गए थे? हमने कहा था लाइट ईयर होता है। अभी तक आप क्या जानते हो? लाइट डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? लाइट ईयर। अभी तक यही शायद पढ़ा रहा आपको, लेकिन कल हम लोगों ने और जाना ना कि हमारे पास एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, बोलो जल्दी बेटा, कल बताया था डिस्टेंस बिटवीन, हाँ नवाज बेटा बताइए, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है बेटा? 1.496 इंटू 10 टू पावर कितना है बेटा? जल्दी बोलो। 10 टू पावर 11 मीटर, 10 टू पावर 11 मीटर, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई बेटा। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद हमने जब जाना कि और क्या होगा, तो फिर हमने ये जाना कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद लाइट ईयर भी आता है। क्या आता है? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है?
लाइट ईयर में आपको बताया गया था द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर कितना था बेटा आपका 365। 365 को मल्टीप्लाई किया था किससे हमने, देखो यहाँ पे 1 लाइट ईयर में 365 डेज, ठीक है। 365 डेज में कितने आवर्स 24 डेली, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। बेटा ये तो टोटल सेकंड हो गए, लेकिन एक सेकंड में स्पीड कितनी 3 इंटू 10 टू पावर 8। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 1 लाइट ईयर में प्रैक्टिकली आपको दिया जा रहा है 1 लाइट ईयर में बेटा 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, 10 टू पावर 15 मीटर। बेटा ये देखो, फिर लोगों ने कहा कि अरे वाह ये तो सबसे बड़ी डिस्टेंस हो गई। अरे नहीं बेटा, अभी बड़ी कहां हो गई, इससे भी बड़ी डिस्टेंस एक है, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था 1 पैरालैक्टिक सेकंड। क्या बोला था बेटा 1 पैरालैक्टिक सेकंड, 1 पैरालैक्टिक सेकंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा प्रैक्टिकली 1 पार्सेक। पैरालैक्टिक से पीएआर ले लो और सेकंड से सेक ले लो, क्या मिल गया 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक में क्या मिलेगा बेटा आपको, 1 पार्सेक में आपको दिया जाता है कितना 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। फिर इसी तरीके से बेटा मास के लिए दिया गया था, इसी तरीके से आपको टाइम के लिए दिया गया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन फिर हमने डायमेंशन की बात की थी। आज डायमेंशन में थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है हमको, ठीक है ना। कल जितना पढ़े थे उससे आगे थोड़ा सा बढ़ना है, जिससे थोड़ा सा, हाँ अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो ये इतना पार्ट रहा। हमने एक छोटी सी चीज कल कही थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होगा जिसको प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। तो पीयूष बेटा आप बताइए क्या होगा, आज आप शायद पहली क्लास है आपकी। पीयूष आर यू देयर? हाइबरनेट हो गए बेटा, चलिए। अदिति बेटा कल थी आप? अरे बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखी? अच्छा तो बेटा बस उसमें मैं पूछ रहा हूँ, उसी से पूछ रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम जिसको आप मेजर कर सकते हो। नवाज आप बताएंगे बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम? सेक होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम होती है बेटा सेक। सेक की वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 8 सेकंड, 10 टू पावर माइनस 8 सेकंड। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमें जानना क्या है, लाइट के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस को हम पिक करेंगे, ठीक है। बेटा बेटा वी हैव नॉट वर्क ऑन द नेट पार्ट, नेट से सर्च करके नहीं बताना है बेटा अंशुमान, ठीक है। नेट से बताना होगा बेटा तो फिर हमारा मतलब क्या रह जाएगा ना, नेट जो है बेटा वो वही बताता है जो हम उसे सिखाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज अ मशीन ना। तो जेप्टो सेकंड नहीं होगा बेटा, जेप्टो सेकंड जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। जेप्टो सेकंड 10 टू पावर माइनस 15 में जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर कर सकते हो बेटा, इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको मेरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो दिया जा रहा है क्या है, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन की बात की जा रही है, फंडामेंटल यूनिट से फिर डेराइव्ड यूनिट्स आएंगे। आज कुछ अच्छी अच्छी यूनिट्स को और पिक करेंगे हम, ठीक है ना, जो आप लोगों के लिए नई होंगी बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए बेटा जब हम इस पे वर्क करने के लिए चलते हैं
तो हम देखते हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट्स, क्या देखते हैं, तो लेंथ के लिए हमने कहा था कि डायमेंशन यूज करते हैं एल, क्या यूज करते हैं एल। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं बेटा टी। मास के लिए बेटा क्या यूज करते हैं एम, मास के लिए एम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई के लिए बेटा एम्पियर ए यूज करते हैं, और हीट के लिए या टेम्परेचर के लिए बेटा थीटा या फाई यूज करते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप थीटा लेना चाह रहे हो या फाई। अब आप कहोगे ये है क्या, कुछ नहीं बेटा, ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो यूनिट को नहीं क्वांटिटी को शो करता है। किसको शो करता है, क्वांटिटी को। जैसे आपने लिखा एरिया, क्या लिखा एरिया, अब कहेंगे एरिया किसका एरिया, किसी भी सब्सटेंस का एरिया बेटा। किसी भी सब्सटेंस के एरिया में हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर, कितनी डायरेक्शन और डायमेंशन को यहां समझना पड़ेगा बेटा। डायमेंशन जैसे मैं बोलूं कि ये बोर्ड कितने डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, देयर आर फोर डायरेक्शंस, फोर डायरेक्शंस, बट हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर, टू डायमेंशनल। कैसे बेटा, अक्रॉस द लेंथ एंड अक्रॉस द ब्रेथ। तो बेटा डायरेक्शन, अब मैं बोलूं कि हम इसी जगह पर खड़े खड़े कितनी डायरेक्शंस को कवर कर सकते हैं, तो बेटा किसी भी डायरेक्शन, ये ऐसे कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन अगर डायमेंशन की बात करें तो अपवर्ड डाउनवर्ड वन डायमेंशन है ना, मतलब एक लाइन जो होती है बेटा, ये इसमें डायरेक्शन तो दो है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, टू डायरेक्शंस हैं, लेकिन डायमेंशन वन है, अक्रॉस द लेंथ, अक्रॉस द ब्रेथ, अक्रॉस द हाइट। तो बेटा डायमेंशन और डायरेक्शन में समझिएगा। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस करने चल रहे हैं। जैसे एरिया पूछा गया, तो मैं दो तीन सब्सटेंसेस का एरिया ले रहा हूं। एक का एरिया होता है साइड स्क्वायर, एक का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एक का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एक का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एक का होता है पाई 2 पाई आर एच। आपको ये कर्व सरफेस एरिया होता है। चलो देखो सबकी डायमेंशन में देखो बेटा, सबके फार्मूले में टू डायमेंशन है। देखो यहाँ पे एक साइड है और दूसरी भी क्या है साइड, तो बेटा यूनिट तो सबका सेम होगा ना, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगा सबका बेटा, साइड भी एक तरीके की लेंथ है ना। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की तो साइड स्क्वायर होता है, तो ये भी क्या है बेटा, एक तरीके की लेंथ है। तो बेटा जब लेंथ की बात करेंगे तो यूनिट मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन डायमेंशन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायमेंशन, डायमेंशन हो जाएगी L2। क्या हो जाएगी बेटा L2। अब कहोगे ये L2 कहां से आया बेटा, एक साइड के लिए एक एल, दूसरी साइड के लिए क्योंकि लेंथ है ना, साइड इज अ टाइप ऑफ लेंथ। हमने कहा कोई बंदा कितना मोटा है बेटा, मोटा जो होगा हेल्थ जो होगी वो भी लेंथ में ही तो मेजर करोगे। किसी की ब्रेथ को, किसी की लेंथ को, किसी की डायमीटर को, किसी के पेरीमीटर को, हर चीज को किसमें मेजर करोगे बेटा, लेंथ में। बड़ा सिंपल सा केस है बेटा। तो यहाँ पर साइड स्क्वायर यानी लेंथ इनटू लेंथ, तो L2। अब कहोगे L स्क्वायर क्यों नहीं बोला, एल स्क्वायर नहीं बोल सकते बेटा, एल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायमेंशन में क्यूब स्क्वायर ये सब बोलना रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर एल की वैल्यू फिक्स होती तो आप आसानी से कहते कि यहाँ पर आप स्क्वायर बोलेंगे। देखो यहाँ पे एल, एल के लिए भी एक एल होगा, यूनिट तो मीटर स्क्वायर होगी बेटा ना। एल के लिए एक एल, और बी के लिए क्योंकि ब्रेथ भी एक तरीके की क्या है लेंथ है, L2। पाई आर स्क्वायर, पाई डायमेंशनलेस है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे बेटा, कौन से कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट नहीं बेटा, जो फिजिकल कांस्टेंट है उनकी बात नहीं की जा रही है, जितने मैथमेटिकल कांस्टेंट होंगे वो सब क्या होंगे डायमेंशनलेस। बड़ी सीधी सी बात है बेटा, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई रूल बनाऊं या कोई राजा कोई रूल बनाए और वो रूल उसके बच्चे पर आके अटक जाए तो बेटा वो रूल तोड़ देता है। वैसे ही कांस्टेंट कौन से डायमेंशनलेस रखे गए, जो मैथ्स के हैं, फिजिक्स ने अपने कांस्टेंट्स को डायमेंशनलेस नहीं रखा, अपने कांस्टेंट्स को डायमेंशनलेस नहीं रखा। पार्शियलिटी तो बेटा हर जगह पे है, तो फिजिक्स ने भी कुछ नया नहीं किया इसने, ठीक है ना। पार्शियलिटी मैथ्स में है, पार्शियलिटी केमिस्ट्री में है, तो बस वैसा फिजिक्स ने भी किया, इसने अपने कांस्टेंट को डायमेंशनलेस
नहीं रखा, लेकिन मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई हो गया ना, पाई को डायमेंशनलेस रखा। 2 5 7 9 ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है ना, सबको क्या किया, डायमेंशनलेस रखा। तो यहां पर देखिए पाई आर स्क्वायर में पाई डायमेंशनलेस और मिला आर स्क्वायर, तो आर एक और दूसरा भी आर, ये कितना हो गया बेटा L2। यहाँ पे ये भी 4 पाई 2 पाई ये सब L2 L2 सब डायमेंशन, एरिया में प्रैक्टिकल डायमेंशन हर जगह पे क्या मिली L2। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी बेटा आपकी, तो प्रैक्टिकली लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इसमें कितनी डायमेंशंस होती है बेटा 3, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका L3, क्या हो जाएगा L3। फिर आपसे कहा गया कि आपको कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए सरफेस टेंशन निकालना है, क्या निकालना है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कैसे निकलेगा, कहोगे ये तो मेरे लिए नई क्वांटिटी है, मैंने कहा तो बेटा कि आज हम कुछ नई चीजों पे मूव करेंगे, सारी चीजें हमारे पास पुरानी नहीं होंगी। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, अभी तक आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, प्रेशर क्या था फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगेगा। अब सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू, आप कहोगे ये कहां से आ गया बेटा, चलो मैं बताता हूं। फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, कितना होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन एम, ऊपर देखो मास की डायमेंशन क्या है एम, फिर होगा एक्सीलरेशन की डायमेंशन, अब कहोगे एक्सीलरेशन भी नहीं जानते, कोई नहीं बेटा सीख के सीखेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है a equals to change in velocity upon change in time। फिर कहोगे वेलोसिटी की भी डायमेंशन नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी की भी डायमेंशन नहीं जानते तो रखो ना यहाँ पे, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बेटा क्या होगी बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी बेटा हमारे लिए, बताइए एल, बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का क्या है बेटा लेंथ है ना। हमने कहा वन बॉडी इज डिस्प्लेसेस फ्रॉम हियर टू देयर, तो बेटा यहां से वहां तक जब वो गई तो उसने एक लेंथ ट्रेवल की ना, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन टी, अपॉन में एक टाइम और है तो ये टी, ये कितना हो जाएगा ये टी इधर जाएगा तो एल अपॉन टी2, टी2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो बेटा बड़ा सिंपल सा केस मिला, क्या मिला एल टी माइनस टू में क्या मिला, ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन, तो मास की डायमेंशन m मिली क्योंकि मास को m, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक्सीलरेशन की यूनिट लिख दो, तुरंत यूनिट लिखो, देखो मास के लिए किलोग्राम और एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस यहां से डायमेंशन बताओ। किलोग्राम क्या है मास है m लिख दिया, मीटर क्या है मीटर, मीटर लेंथ मेजर करते हैं ना मीटर से, l लिख दिया, और पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड क्या है टाइम को मेजर करता है, स्क्वायर है तो अपॉन में टी होगा, ऊपर जाकर के टी2 साथ में लिख दो एम एल टी माइनस टू। बेटा बेटा समझो, फोर्स के अलावा दुनिया में जितने भी फोर्स और होंगे, कोई भी फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी दुनिया का फोर्स, हर एक फोर्स की डायमेंशन जो होगी वो यही होगी। अब आप कहोगे कि जब उसे न्यूटन में मेजर करेंगे तो भी, हाँ तो भी, जब हम उसे डाइन में मेजर करेंगे तो भी, हाँ तो भी, जब हम उसे किलोग्राम फोर्स में मेजर करेंगे तो भी, हाँ तो भी, किसी भी क्वांटिटी को किसी भी यूनिट में मेजर करिए, डजेंट मैटर, कभी भी उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि डायमेंशन क्या शो करता है, डायमेंशन हमेशा क्वांटिटी को शो करता है, उसकी यूनिट को नहीं, ठीक है ना। चलिए फिर से देखते हैं, हमने कल बताया था वर्क डन के लिए, क्या बताया था वर्क डन, तो वर्क डन में हमने देखा था कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब तो समझ गए ना।
सभी बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं? ठीक है। अंतिका बेटा आपको और मुस्कान आपको आज फर्स्ट क्लास से कुछ समझ में आ रहा है बेटा? चलिए ठीक है, जहां पे नहीं आ रहा उस पे काम किया जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन का फार्मूला आता है, वेरी गुड बेटा, आई एक्सपेक्ट दिस अंशिका। ठीक है, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स जो होता है, फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली क्या? एम एल टी माइनस टू। रख दो एम एल टी माइनस टू। और बेटा डायमेंशन ऑफ डी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये एल हो गया, तो सीधे सीधे फिर से क्या लिया? एम एल टू टी माइनस टू। बेटा ये वर्क की डायमेंशन हो गई, किसकी डायमेंशन हो गई? वर्क की। अब इसके अलावा बेटा जो एनर्जी होगी उसकी भी यही डायमेंशन। क्यों? क्योंकि बेटा देखो जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होगी, और जिनकी डायमेंशन सेम होती है उनकी यूनिट भी सेम होगी। एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल, वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम हो गई बेटा, दोनों की यूनिट क्या हो गई? जूल। और जब जूल हो गया तो दोनों की डायमेंशन भी क्या हो गई? सेम। अब आप कहोगे कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो? बेटा मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी, उनकी एनर्जी। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एयर एनर्जी जिसको विंड एनर्जी भी बोलते हो, हाइड्रोलिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, दुनिया में जितनी तरीके की एनर्जीज होंगी बेटा सबको किसमें मेजर करते हो? जूल में ना। तो बेटा हर एक एनर्जी की डायमेंशन भी क्या होगी? mL2T-2। अब ये इंपॉर्टेंट कितना है बेटा? ये इंपॉर्टेंट उतना ही है फिजिक्स में जितना आपका खाना खाना। ठीक है ना। एक दिन नहीं खाओगे चलेगा, तो एक क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं जानोगे चलेगा, लेकिन डेली खाना नहीं खाओगे तो नहीं चलेगा। मतलब आप नहीं चलोगे, हम नहीं चलेंगे। ठीक है, वैसा ही हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, तुरंत उठाओ और डायमेंशन निकालो, खुद से निकालो। ठीक है ना। कोई भी क्वांटिटी अगर आपको मिले तो आप बस डायमेंशन निकालो। जैसे रेजिस्टेंस की कल मैंने बात की थी ना, रेजिस्टेंस इसकी डायमेंशन कौन निकालता है? अरे भैया फार्मूला याद रखो, क्योंकि मैंने बताया ना फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। फार्मूले से सब कुछ पॉसिबल है बेटा, फार्मूले से ही इनिशिएशन होता है फिजिक्स का। ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे हमने कहा रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी, किसकी? रेजिस्टेंस की। किसकी? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई I। कल बताया था आपको ना, ये क्या होगा? V बाई I। अब इस V बाई I को निकालना है तो बेटा हमें V भी नहीं आता, V वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर ओम्स में है ना, V वोल्ट है, हमें ये भी नहीं आता और I का भी नहीं आता, क्या करेंगे? अब V का फार्मूला ध्यान दो, V का फार्मूला होता है W बाई Q, और I क्या होता है? I को I रहने दो। ठीक है, क्योंकि I के लिए मैंने ये लिखा, I के लिए क्या लिखते हैं बेटा? एम्पियर। Q का भी नहीं पता हमको भाई, W का तो हमें पता है, हमने निकाला, लेकिन Q का भी नहीं पता। तो जब Q का भी नहीं पता तो Q का भी निकालो। Q तो दुनिया में एक ही फार्मूले में मिला ही होगा आपको, किसमें अभी तक? I equals to Q by T। I equals to Q by T। तो Q equals to कितना हो जाएगा? IT। Q equals to कितना हो जाएगा? IT। I की जगह पे A लिखो और T की जगह पे T लिखो। A T, ये Q का डायमेंशन, बस अप्लाई कर दो। W की जगह पे mL2T minus 2। mL2T minus 2। Q की जगह पे बेटा, Q की जगह पे A T, और ये बेटा जब जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? A। क्या हो जाएगा? A। अब ऊपर लेके चलो बेटा इसे, तो ऊपर लेके जाओगे तो mL2 हो गया, T minus 3 A minus 2। बेटा ये डायमेंशन हो गई किसकी? रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं किया हमने, क्योंकि ओम से तो बेटा कोई डायमेंशन निकलना ही नहीं था। यहाँ पर इसका फार्मूला पता था, फार्मूले को तोड़ते जाओ, फार्मूले को तोड़ते जाओ। जैसे यहाँ पर वर्क का निकाला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का नहीं पता था तो m इनटू a किया, एक्सीलरेशन का नहीं पता था तो डेल्टा v बाई t किया, v का नहीं पता था तो d बाई t किया। बस बेटा सीधे सीधे लगाते जाओ,
आपको आपका रिजल्ट मिलता चला जाएगा। वैभव भैया कहाँ थे, इतने दिन बाद दिखाई दे रहे हो भाई, वैभव दीक्षित जी। अरे घड़ी पे क्या कर रहे हो भैया, हाँ। चलिए कोई नहीं, ठीक है, रेगुलर आने का ट्राई करो बेटा ना, रेगुलर आएंगे नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे चल पाएगी। तो ये हो गया बेटा डायमेंशन का फंडामेंटल। अब देखिए अलग अलग क्वांटिटीज को पिक करिए और डायमेंशंस निकालिए, वो क्वांटिटीज कहीं से भी उठाइए, ये मैटर नहीं करता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए डायमेंशन का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है जितना यहाँ पर बताया गया। डायमेंशन एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज जो होगी डायमेंशन में वो क्या होगी हमारे लिए, फर्स्ट डायमेंशन में फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ते हो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन सही है या नहीं इसको भी आप डायमेंशन से ही चेक करते हो। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई एक क्वांटिटी में एक क्वांटिटी कोई पिक करता हूं तो आपको उसे करके दिखाता हूं थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए, जैसे आपको दिया गया यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको बता ही दिया था, सरफेस टेंशन अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, एनर्जी हर तरीके की क्या होगी ये भी बताया था। चलिए एक हमें पिक करना ही करना है, तो मैं पिक कर रहा हूं सरफेस एनर्जी के बारे में। चलो देखो एक मिनट, चलो छोड़ो, अच्छा देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे आपसे कहा गया सरफेस एनर्जी निकालो, कोई टर्म दे दिया गया आपको सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी जब आप निकालने के लिए गए तो देखो किसी भी सरफेस की एनर्जी, तो अभी थोड़ी देर पहले, अब आप कहोगे कि इसका फार्मूला हमें नहीं आता, इसका फार्मूला हमें नहीं आता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी कि मेरी एनर्जी, तेरी एनर्जी, इसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज होंगी सबकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो सरफेस एनर्जी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम बोलते हैं ये हो जाएगा ml2t माइनस। अब आप कहोगे कैसे पता, बेटा वर्गडन की एनर्जी यही निकाल, वर्गडन की डायमेंशन यही निकाली थी, तो जब वर्गडन की डायमेंशन यही थी तो आप आसानी से इसको लेकर के मूव ऑन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आज यही करेंगे बेटा, नई नई क्वांटिटीज को ढूंढना, उन क्वांटिटीज के फार्मूले देखना। फार्मूले ऐसा नहीं कि फार्मूले आपको याद होंगे सारे ना, धीरे धीरे याद करेंगे अब आप, ठीक है ना। तो नई नई क्वांटिटीज ढूंढना और उनकी डायमेंशंस को चेक करना, निकालना। और फिर अब देखो मैं चल रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे, तो पहला एप्लीकेशन तो आज देखना ही देखना है बेटा। आप अपनी बुक में जब जाओगे ना तो फर्स्ट चैप्टर में ये लास्ट पार्ट मिलेगा, लेकिन बेटा हमने इसको पहले पिक किया, रीजन बड़ा सिंपल सा है बेटा। पहले पिक करने का फायदा हमें मिलता है कि हम डायमेंशन जो कि फिजिक्स की सबसे बड़ी बेसिक नीड है उसको क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं, नहीं तो चीजें फिर फर्दर प्रॉब्लमेटिक होती हुई चली जाती है। चलो देखो, टू चेक द टू चेक द correctness of the equation, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक करने के लिए हम करते हैं इसका यूज, इसका यूज एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा, चेक करेक्टनेस द चेक द इक्वेशन। तो देखो बेटा सारी चीज देखिए, इफ टू quantities are added, subtracted or written equal to each other, equal
टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के इक्वल लिखे हुए हैं, देन देयर यूनिट as well as dimensions must be same. Dimensions, अगर दो क्वांटिटीज को आपस में इक्वल लिखा है तो बेटा उनकी यूनिट और डायमेंशन जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी सेम। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हमने कहा कि 5 किलोग्राम को 6 किलोग्राम में ऐड करिए, तब तो आप कर दोगे बड़े अच्छे से, बताओगे कि 5 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम इक्वल्स टू 11 किलोग्राम। लेकिन मैंने कहा कि 5 किलोमीटर को 6 किलोग्राम में ऐड करिए, कर पाओगे क्या बेटा? एक क्वांटिटी लेंथ है, दूसरी क्वांटिटी मास है, हाउ कैन यू ऐड देम? नहीं कर सकते ना। तो वही यहां पर बताया गया कि अगर दो क्वांटिटीज को आपस में इक्वल रखा गया है, अगर टू क्वांटिटीज को आपस में इक्वल रखा गया है, तो इट मस्ट बी वेरी श्योर, बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि वो क्वांटिटीज आपस में सेम यूनिट और सेम डायमेंशंस को कंटेन करेंगी, सेम यूनिट्स को और सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशंस को कंटेन करेंगी। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। जैसे आपको दिया गया v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो आपने देखे कितने टर्म्स हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में बेटा, कितने टर्म्स हैं अंशिका बताइए आप। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस इक्वेशन, हाउ मेनी मैथमेटिकल टर्म्स? अंशिका श्रीवास्तव बेटा बताएं। 4 टर्म्स हैं? नहीं बेटा। सेकेंड अंशिका है क्या? हाँ बेटा बताइए, आप बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर दिस इक्वेशन? प्रगति आप बताओ बेटा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस इक्वेशन? अंशुमान आप बताइए। वैभव दीक्षित बेटा आप बताओ। 4 टर्म्स बेटा, फिजिकल टर्म्स नहीं, मैथमेटिकल टर्म्स में पूछ रहा हूं। वैभव आप बताइए, वैभव सिंह। नहीं बेटा। और कोई बताएगा? प्रेरणा आप बताएंगी? 3 कंफर्म है? कौन कौन से बेटा बताइए। हाँ 80, वेरी गुड बेटा। बिल्कुल, देखो यहाँ पर जिन्होंने 4 बताया था वो रॉन्ग नहीं थे, लेकिन मैं बार बार कह रहा था, और 3 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। समझिए इस चीज को, क्या कहा गया, फर्स्ट टर्म इज b, सेकंड टर्म इज u एंड थर्ड टर्म इज 80। हमने कहा मैथमेटिकल टर्म्स चाहिए बेटा, कैसे टर्म्स चाहिए? मैथमेटिकल टर्म्स चाहिए। तो कितने मैथमेटिकल टर्म्स हैं? v, u एंड 80। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट से, मल्टीप्लाई के साइन से कभी टर्म्स को हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो कितने टर्म्स मिले? 1 2 एंड 3। ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल टर्म्स की बात करते हैं तो देयर आर ओवरऑल 4 फिजिकल टर्म्स। कौन कौन से? फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिकल टर्म्स भी बोलते हैं ना, u, v, a एंड t। ठीक है, तो 4 थे। लेकिन मैथमेटिकल टर्म तो देखो बेटा, हमने क्या कहा कि इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और रिटेन इक्वल टू ईच अदर, देन देयर यूनिट एज वेल एज डायमेंशन मस्ट बी सेम। पहला बेटा यही है इसका एप्लीकेशन। तो चलो देखो बेटा, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं? तो सबकी डायमेंशन निकाल डालो बेटा, चलो सबकी डायमेंशन निकालते हैं। पहले की डायमेंशन देखो, v क्या होगी? v क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल हो या इनिशियल हो मैटर नहीं करता ना, वेलोसिटी तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा l लिखते हैं और टाइम के लिए t नीचे ऊपर जाकर के l t - 1।
इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा u, तो इनिशियल हो फाइनल हो वेलोसिटी तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे भी lt माइनस 2 और लास्ट टर्म है 80, यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ u एंड डायमेंशन ऑफ 80, तो 80 डायमेंशन होगी lt माइनस 2 और साथ में t है तो 80 और लग जाएगा, तो t माइनस 2 इंटू टी मिलकर के कितना हो जाएगा lt माइनस 1, तो आप क्या देख रहे हो ऑल द थ्री टर्म्स हैव द सेम डायमेंशन, all the three terms have same dimension, thus this equation is perfectly correct, dimensionally correct, perfectly correct नहीं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर बीच में माइनस लगा देंगे बेटा तो ये क्वेश्चन इक्वेशन सही होगी गलत होगी, सही तब भी होगी, रीजन क्योंकि बेटा हो सकता है एक्सीलरेशन नेगेटिव हो रहा हो ना, तभी तो बीच में माइनस आएगा, तो बेटा डायमेंशनली करेक्ट में आप प्लस माइनस को चेक नहीं करते हो, आप सिर्फ उनकी डायमेंशंस को चेक करो कि जितने मैथमेटिकल टर्म्स हैं क्या वो सभी के सभी आपस में सेम डायमेंशन कंटेन कर रहे हैं या नहीं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है वर्क डन इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, बेटा वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला ना, धीरे धीरे आप लोगों को भी चीजें लर्न हो जाएंगी। वर्क डन की डायमेंशन ml2t माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन हो गई, वर्क डन की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन निकालते हैं हाफ, तो बेटा क्या है मैथमेटिकल कांस्टेंट, तो मैंने बताया ना कि फिजिक्स भी पार्शियलिटी कर रहा है, मैथमेटिकल कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दे रहा है, तो यहाँ पर m की डायमेंशन m और v के लिए होता है lt माइनस 1, स्क्वायर है तो l2t माइनस 2, सीधे लिखो m लिखो lt माइनस 1 का स्क्वायर करो, mgs देखो क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, m ये 2 अंदर आएगा तो L2 और t माइनस 2, देखो बेटा इसकी डायमेंशन भी वही है और इसकी भी डायमेंशन, चलो तीसरे भी निकाल लो, m की डायमेंशन m, g की डायमेंशन, कहोगे g की डायमेंशन तो बताया नहीं, कल बताया था, क्या बताया था, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक टर्म आया एक्सीलरेशन ना, तो जो एक्सीलरेशन की डायमेंशन वही आपकी g की डायमेंशन, क्या बताया वैभव आपने, lt माइनस 2, वेरी गुड, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा lt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट, ये भी क्या हो जाएगा l, ये सीधे सीधे मिलेगा m l2t माइनस 2, देखो बेटा तीनों टर्म्स की डायमेंशन क्या सेम है क्या, m l2t माइनस 2 m l2t माइनस 2 m l2t माइनस 2, all the three terms have the same dimension, thus this equation is also perfectly correct। अब इसी में एक और वेरिएशन मिलता है, इसी में एक और वेरिएशन मिलता है, उस वेरिएशन को हम क्लेरिफाई करते हैं, आपको बता दिया गया एक इक्वेशन कोई दे दी गई है, ऐसे रफ कर दे बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अगर नीडेड हो तो, रफ कर रहे बेटा, इसी में एक इक्वेशन आपको इस तरीके से दे दी गई, कहा गया f इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bt, this equation is correct, then find the dimension of a and b, then find the dimension of a and b, जहां पे f फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, f फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है एंड t टाइम है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे हम, बेटा देखो हमने कहा कि ये इक्वेशन अगर करेक्ट है, x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो देखो बेटा इसी फोर्स के, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हमें पता है, a की निकालनी है, इसकी डायमेंशन को इक्वल रखो, यहां पर लिखोगे इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन dimension of force must be equals to dimension of ax square, तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी m lt माइनस 2 और ax स्क्वायर हो जाएगा al2 ना,
अब ए एक्सीलरेशन नहीं है, ए कोई अननोन क्वांटिटी थी बेटा। अब इस एल को इधर लाओ, जब एल को इधर लाओगे तो ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एम एल टी माइनस 2 और अपॉन में L2। L2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बेटा ये क्या हो गया, ए की डायमेंशन हो गई। किसकी डायमेंशन, ए की डायमेंशन हो गई। ठीक है, बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फिर से ध्यान दो। दिस होल डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BD। ठीक है ना, यहां पर फिर से क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ F मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BD। बेटा फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2 और डायमेंशन B, B के लिए नहीं पता, T के लिए D होता है। देखो बेटा ये T इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, B इक्वल्स टू जब T नीचे आएगा MLT माइनस 2 ऊपर है और नीचे T एक और आएगा, जब ये T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ऊपर जाकर के बेटा सीधे सीधे बनाएगा MLT माइनस 3। ये क्या हो गया बेटा, डायमेंशन ऑफ B। बस इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, कल बेटा डायमेंशन के अदर 2 यूजेस बताएंगे और उनके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद बेटा हम लोग एरर एनालिसिस पे चलेंगे। लेकिन अभी कल परसों 2 दिन का टाइम है हमारे पास, इस वीक में पूरा डायमेंशन ले जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि पहले टेस्ट में जो 20 नंबर का आप सबके स्कूल में होता है डायमेंशन की गजब की फहरिस्त होती है बेटा, गजब की। एरर एनालिसिस तो कम होता है, परसेंटेज एरर के क्वेश्चन है, फटाफट लगाओ। एरर एनालिसिस इजी, डायमेंशनल एनालिसिस टफ है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अभी इसके एप्लीकेशन जो है यही तो बड़ा बड़ा खेल खेलते हैं। और एक चीज और, ये जो आप एक डायमेंशन को दूसरे के इक्वल रख रहे हो, इसे क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब कि वो दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल थी, इसीलिए उनको इक्वल रखा गया, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू प्लेस देम इक्वल। दोनों को इक्वल नहीं रखा जा सकता था अगर वो क्वांटिटीज इक्वल ना होती, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है बेटा, आज की क्लास इतने पे ही रोक रहे हैं। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे कल इतने ही टाइम पे 4 o'clock से। सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम।